हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब एंड प्रीपोजिशन। मतलब कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कब कब किसी वर्ब को किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है, प्रीपोजिशन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, और साथ ही साथ हम ये भी इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कब हमें प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस हमने लिखा है कि ही प्लेज क्रिकेट और ही गोज टू स्कूल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल क्यों किया गया है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में समझेंगे कि यहाँ जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि ही स्टॉप्ड सून, सून से पहले हमने कोई प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगाया है। फिर हम सीखेंगे कि अगर कोई प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रारंभ में इस्तेमाल कर दिया जाए, सेंटेंस के प्रारंभ में इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है और ऐसा हम क्यों करते हैं। फिर अगले सेंटेंस में हम एक ट्रांसलेशन बनाएंगे जहां पर हम देखेंगे कि हिंदी का कोई भी प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी न तो कहीं में लिखा है, न तो कहीं से लिखा है, न तो कहीं पर लिखा है। फिर भी हमें यहाँ पर क्यों प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना पड़ेगा और बिना प्रीपोजिशन के सेंटेंस को हम क्यों नहीं बना सकते हैं। साथ ही साथ एक लास्ट में हम सेंटेंस स्टडी करेंगे जहां पर लिखा हुआ है ही वेंट इन। हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये जो इन है, क्या ये प्रीपोजिशन है, और अगर ये प्रीपोजिशन है तो फिर इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो अगर ये सभी चीजों को आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स कि प्रीपोजिशन की जरूरत हमें पड़ती क्यों है। तो बेसिकली आप दो बातें समझ लें कि प्रीपोजिशन की जरूरत हमें पड़ती है किसी नाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने के लिए, या किसी प्रोनाउन को दूसरे नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन से जोड़ने के लिए। यानी नाउन से नाउन को जोड़ने का काम या प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ने का काम, या फिर नाउन से प्रोनाउन को जोड़ने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। प्रीपोजिशन का एक दूसरा काम होता है कि यह वर्ब को सेंटेंस में आए हुए किसी दूसरे प्रोनाउन या नाउन से कनेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इतनी बातें आप समझते हैं तो फिर इस सेंटेंस को समझने का आपको आनंद आएगा। पहला जो सेंटेंस हमने लिखा है कि ही प्लेज क्रिकेट और दूसरा हमने लिखा है ही गोज टू स्कूल। अब हमें ये समझना है कि यहाँ पर हमने टू इस्तेमाल किया है, यानी प्रीपोजिशन तो इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल क्यों नहीं किया है। तो अगर आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक कॉन्सेप्ट इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है हमारा वर्ब का। जो वर्ब हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। एक क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वह अपने एक्शन को आगे तक बढ़ाता है। यानी जो उसका इफेक्ट होता है, वर्ब का जो इफेक्ट होता है वो आगे अपने ऑब्जेक्ट तक जाता है। इसको अगर सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब इस्तेमाल किया है और आप उसको पता लगाना चाहते हैं कि दिया गया वर्ब ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, तो आप उसमें करिए किसको या फिर क्या से प्रश्न। ठीक है, अगर किसको या क्या से प्रश्न करने पर अगर कुछ उत्तर मिल रहा है, प्रश्न किससे करना है फ्रेंड्स? प्रश्न आपको करना है whom या what से। अगर प्रश्न करने पर आगे तक बात बढ़ रही है और कुछ रिप्लाई आ रहा है तो वर्ब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर रिप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है, रिप्लाई नहीं आ रहा है यानी उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले सेंटेंस में जो हमने लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, तो इसमें जब हम प्रश्न करेंगे कि व्हाट डज ही प्ले, यानी इसको हिंदी में समझ लें कि इसमें अगर हम प्रश्न कर रहे हैं कि वह क्या खेलता है, तो क्या का उत्तर ये क्रिकेट आएगा। तो अगर क्या का उत्तर आ रहा है इसका मतलब है कि ये वर्ब हमारा यहाँ पर ट्रांजिटिव है। फिर इस वही सेम काम दूसरे सेंटेंस में करेंगे। दूसरे सेंटेंस में हम कहेंगे कि वह क्या जाता है,
फिर कहेंगे वह किसको जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों कंडीशंस में हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये वर्ब है ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव है और ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। यानी अगर हम बात करें तो प्ले हमारा कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और गो हमारा कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इतनी बात समझ गए तो अगली बात समझने का प्रयास करें। अगला बात यह है कि जब वर्ब हमारा ट्रांजिटिव होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और अभी अपने दिमाग में आप अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा कि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रीपोजिशन ही नहीं बल्कि आप इसको अपने दिमाग में ऐसे बैठा लेंगे कि कोई भी दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहाँ फ्रेंड्स, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि इंटरमीडिएट में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा हुआ है जहां पर एक ट्रांजिटिव वर्ब रखता है, उसका ऑब्जेक्ट रखता है और बीच में कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर देता है या फिर कोई एडवर्ब इस्तेमाल कर देता है। फिर उसको कहता है कि करेक्ट करिए, तो उसको करेक्ट करना रहता है, तो वहां से वो चीज क्या करनी पड़ती है, हटानी पड़ती है। तो मूल बात क्या समझना आपको कि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई प्रीपोजिशन नहीं, कोई एडवर्ब नहीं, कभी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखें कि अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो बिना प्रीपोजिशन के उसके आगे आप कोई नाउन नहीं लिख सकते हैं। क्या याद करना आपको कि अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो बिना प्रीपोजिशन लगाए कोई भी नाउन या प्रोनाउन उसके आगे आप नहीं लिख सकते हैं। इन दोनों बातों को याद रखते हुए आइए हम इस सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। बस हमें ये पता लगाना है, हमने ये पता लगा लिया वर्ब ट्रांजिटिव है, ये भी पता लगा लिया कि इंट्रांजिटिव है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये क्रिकेट क्या है। अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो फिर यहाँ किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, क्या और किसको से, प्रश्न करके। तो कहेंगे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज व्हाट, वो क्या खेलता है, रिप्लाई में आएगा क्रिकेट। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, यही वजह है कि यहाँ पर हमने कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया है। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी कोई प्रीपोजिशन या कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब दूसरे सेंटेंस पे अगर हम जाएं तो दूसरे सेंटेंस पे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ वो इंट्रांजिटिव है और इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इस इंट्रांजिटिव वर्ब को हमें कनेक्ट करना है किससे, इस नाउन से। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप बिना प्रीपोजिशन लगाए कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं लिख सकते हैं। तो फिर जैसे ही ये नाउन लिखे तो ये फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस वजह से आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ा, टू लगाना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर टू ही क्यों लगा है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रीपोजिशन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा। इस वजह से यहाँ पर टू लगा हुआ है। बहरहाल एक छोटी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टू जो होता है वो मूवमेंट का प्रीपोजिशन होता है। जब हम मूव करते हो, कोई भी वस्तु या व्यक्ति मूव करते हुए किसी डेस्टिनेशन को जाता है, किसी मतलब अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, तो फिर वहां पर प्रीपोजिशन टू इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है मूव करते हुए, यहाँ पर गो कैसी क्रिया, मूविंग वर्ब है। ठीक है, मूविंग वर्ब है, तो मूव करते हुए इस स्थान पे जा रहा और यही इसका गंतव्य हम मान ले रहे हैं, इसलिए हमने प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल किया हुआ है, टू इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, एक चीज आप समझने का प्रयास करें हमेशा से, इंग्लिश को ना इस नजरिए से ना देखें कि वो हिंदी में रहेगा और हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश की मैक्सिमम चीजें स्पीकर डिसाइड करता है। तो मैं डिसाइड करूंगा कि प्रीपोजिशन क्या लगाना है, क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो उस सेंटेंस का सिचुएशन मैं जानता हूं। अब सपोज कर लीजिए कि मैं सोच रहा हूं कि वह स्कूल की तरफ जा रहा है, तो स्कूल ही उसका गंतव्य है। लेकिन अगर हमको ऐसा लगता कि वह स्कूल की तरफ जा तो रहा है, लेकिन हम उसके गंतव्य को यानी उसके डेस्टिनेशन को, उसके अंतिम लक्ष्य को अगर मैं नहीं जानता, तो फिर यहाँ पर मुझे टूवर्ड्स यूज करना पड़ता। तो इसलिए ना इंग्लिश को थोड़ा सा नजरिया बदल के देखने की जरूरत है। ठीक है, तो चीजें हमारे लिए बिल्कुल ही आसान होती चली जाएंगी। अब अगला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें मैंने लिखा है कि ही स्टॉप्ड सून, वह शीघ्र ही रुक गया। ठीक है, अच्छा ये सेंटेंस करेक्ट है, इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस सही है। फिर हमें समझना है कि ये जो वर्ड सून है, ये जो वर्ड सून है,
इससे पहले हमने कोई प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि यहाँ जो वर्ब है, ये वर्ब भी इंट्रांजिटिव है, बिल्कुल गो की तरह। जैसे वह रुक गया, प्रश्न करिए वह क्या रुका? नहीं मालूम। वह किसको रुका? नहीं मालूम। तो अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके पास नहीं है, तो मतलब वर्ब क्या हो गया? इंट्रांजिटिव हो गया। और अभी-अभी बात हुई है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप तभी कोई नाउन लिख पाओगे या प्रोनाउन लिख पाओगे जब आपको प्रीपोजिशन के साथ ही लिख पाओगे। तो यहाँ पर फ्रेंड जो सून लिखा हुआ है ना, असल में ये एक एडवर्ब है और प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब नहीं लिखा जा सकता। जब आप कोई नाउन लिखोगे या कोई प्रोनाउन लिखोगे तो फिर आप इस्तेमाल करोगे। ये चीज मुझे बड़ा तकलीफ देती थी, ठीक है। लेकिन आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब तो है, ये तो हमने पता लगा लिया, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब कोई नाउन लिखेंगे या प्रोनाउन लिखेंगे तभी हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। प्रीपोजिशन के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जान लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केवल नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। तो यह एक एडवर्ब है जो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड्स अगले सेंटेंस को देखें। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि इन द मॉर्निंग ही हेल्प्ड मी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। वर्ब को देखें कैसा है, वर्ब ट्रांजेक्टिव वर्ब है। जब हम इसको कहेंगे कि उसने किसकी मदद की, तो रिप्लाई हमें मिल जाएगा, यानी whom did he help, उसने किसकी मदद की, तो उत्तर में आ जाएगा कि उसने मेरी मदद की। उत्तर में आ जाएगा उसने मेरी मदद की। हिंदी माध्यम के बच्चे तो आधा इसी में मरे जाते हैं कि मेरे की अंग्रेजी मी क्यों लिखा हुआ है। हिंदी जो जहाँ जब हम लोग पढ़ते थे, मैं छोटा था तो स्पेशली मैं इन सब चीज़ों को लेके बड़ा परेशान रहता था कि मेरे की अंग्रेजी में क्यों लिखी हुई है। उसके लिए मैं कभी और कोशिश करूंगा कि आपको सिखा पाऊँ। बहरहाल यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट चल रहा हमारा उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब अगली बात हमारी चल रही थी इस पर कि ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो बिना प्रीपोजिशन के लिखा जा सकता है। वर्ब के बाद अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट तो बिना प्रीपोजिशन के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और नाउन या प्रोनाउन आप उससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रीपोजिशन लिखना ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मसला ये है कि सर इसको हम ऐसे भी कह देते, ही हेल्प्ड मी इन द मॉर्निंग। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि भाई उसने सुबह मेरी मदद की, उसने सुबह में मेरी मदद की, ठीक है। आपने इसको शुरू में क्यों लिखा है? तो देखे ना, एक वीडियो में बनाऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिंट सेंटेंसेज। जब हम किसी वर्ड को स्ट्रेस कर रहे होते हैं, तो जिस वर्ड को स्ट्रेस कर रहे होते हैं उसको हमें, मतलब कई तरीके होते हैं उसके लिखने के, लेकिन अगर वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको पहले लिख लेते हैं। अगर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगले सेंटेंस में आइए। अगले सेंटेंस, अभी देखो ये हिंदी वाला सेंटेंस हम समझें, इससे पहले ना हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमने सेंटेंस लिखा है ही वेंट इन, अभी अभी जैसा कि बात हुआ है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने इन लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हमने इन लिखा हुआ है तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर ये जो इन है यह एक एडवर्ब है। इन क्या है? एडवर्ब है जो यहाँ पर स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्थान को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स इन है ये प्रीपोजिशन है ही नहीं, ये एडवर्ब है। मैं कह रहा हूँ ही वेंट इन, इसका मतलब है कि वह अंदर गया, अंदर जगह को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पर ये एडवर्ब है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखो अब लास्ट वाले सेंटेंस को हम लोग क्लियर करते हैं कि लास्ट वाले सेंटेंस में क्या है। अब यहाँ पर ना एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह प्रतिदिन सुबह 8 बजे जागता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव वाक्य है। असर्टिव वाक्य बनाने का बड़ा सिंपल सा नियम है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं ही, उसके बाद अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हम डू डज का प्रयोग तभी करते हैं जब हमें नॉट लगाना हो। जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक कि वो निगेटिव ना हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ही, उसके बाद जगने की अंग्रेजी लिख लेंगे गेट्स अप, गेट्स अप, ठीक है, कि भाई वो जगता है।
अब उसके बाद ध्यान से देखें कि 3 चीजें हमें और लिखनी है। 3 चीजों में एक है प्रतिदिन, दूसरा है सुबह और तीसरा है 8 बजे। अब ना फ्रेंड्स, ये अब आगे की चीजें ना थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ही गेट्स अप, वह जगता है। वह किसको जगता है, वह क्या जगता है? उत्तर मिलेगा। अगर उत्तर नहीं मिला तो वर्ब क्या हो गया? इंट्रांजिटिव। देखें, अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो वर्ब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। और उत्तर मिल आई एम सॉरी इंट्रांजिटिव, और उत्तर मिल जाएगा तो क्या होगा? ट्रांजिटिव। फिर से इसको समझ लीजिएगा। क्या और किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिला तब तो वह ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इसके बाद हमें लिखना है प्रतिदिन, सुबह और 8 बजे। तो एडवर्ब अब फ्रीक्वेंसी जो है उसको पहले लिखी जाती है। तो प्रतिदिन की अंग्रेजी हम लिख लेंगे डेली। उसके बाद फ्रेंड्स हमें लिखना पड़ेगा सुबह और 8 बजे। अब यहाँ पर ध्यान दें कि 8 बजे छोटा समय है और सुबह बड़ा समय है। तो समय की इकाई में जो छोटा होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो फिर अगर हम लिखेंगे 8 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो टाइम है, नाउन है। ये क्या है? नाउन है। और यहाँ पर आपने इंट्रांजिटिव वर्ब लिखा है, तो यहाँ पर तो बिना प्रीपोजिशन के आप इसको जोड़ नहीं सकते। इसको जोड़ पा रहे हैं क्योंकि एक एडवर्ब है। डेली क्या है? एडवर्ब है। तो ये तो सही है, लेकिन इसको बिना प्रीपोजिशन के आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन अपने मन से क्या लगाना पड़ेगा? एट। क्या लगाना पड़ेगा? एट लगाना पड़ेगा। जबकि देखें, हिंदी में कहीं भी पर नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी में नहीं लिखा हुआ है। अब आगे बचा क्या? मॉर्निंग। तो जब आप मॉर्निंग लिखोगे तो मॉर्निंग भी एक नाउन है। मॉर्निंग भी क्या है? एक नाउन है। तो अगर मॉर्निंग भी नाउन है, वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन बिना प्रीपोजिशन के नहीं लिख सकते। तो फिर यहाँ पर जैसे आप एट लगाए हो वैसे यहाँ पर आपको इन लगाना पड़ेगा। अगर आप पहले से जानते हो तो ठीक है, ना एक छोटी सी बात और बता दे रहा हूँ। ये एट लिए लगा, इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि ये जो 8 ओ क्लॉक लिखा हुआ है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। देखो, मॉर्निंग भी पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि काम कब शुरू हुआ तो ये फिर ये मतलब ना निश्चित समय होता है, फिर ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। लेकिन आप देखो कि सुबह का जो समय होता है वो एक ड्यूरेशन होता है, और उस समय के बीच का ये समय, तो इस वजह से हमको यहाँ पर इन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, इस पर लिखा हुआ लगभग हर पॉइंट क्लियर हो गया? हो गया। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने प्रयास किया आपको बताने का कि वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन कब अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कब अनिवार्य होता है? जब हमको किसी वर्ब से किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने की जरूरत होती है। तो फिर हमने पढ़ा कि ये क्रिकेट कैसे जुड़ जा रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बिना प्रीपोजिशन के लिखे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिखोगे आप तो बिना प्रीपोजिशन के नहीं लिख पाओगे। यहाँ पर ये एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर जब शुरू में ही किसी प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाए तो वो स्ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में कहीं भी कोई प्रीपोजिशन नहीं, यहाँ पर हिंदी में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल किया गया, न तो पर न तो में, लेकिन फिर भी जब हम सेंटेंस बनाए तो यहाँ पर हमको एट और इन का प्रयोग करना पड़ा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने बताया वो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।